हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया था और हमने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारा जो नया चैप्टर है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कोई और स्टेट्स के एग्ज़ाम हो या कोई सेंटर के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्जाम्स में जो है ये कॉमनली इसके अंदर से क्वेश्चन जो है रेगुलरली पूछे जाते हैं। द चैप्टर्स नेम इज प्लानिंग इन इंडिया। भारत में योजनाएं। भारत में योजनाएं किस प्रकार से आई, किस प्रकार से उनका काम हुआ, उसके बाद फिर किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना आई, पंचवर्षीय किस प्रकार से बनी, कौन सी पंचवर्षीय में किस प्रकार से काम हुआ, ये सब की सब चीजें जो है हमारी प्लानिंग इन इंडिया का पार्ट बनती है। अगर हम प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जो प्लानिंग है, योजना, एक्चुअली वो होता क्या है। पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर हम योजना की बात करें तो योजना का पर्पस होता है कि जो भी हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार से कार्य करें या कार्य करेंगे, वो सब योजना कहलाती है। ये आप भी जानते होंगे कि जब तक हम कोई योजना ना बना ले, हम किसी भी फील्ड में सक्सेस हो ही नहीं सकते। जब हम पढ़ते थे, जब छोटे थे, जब हमने 11th-12th की पढ़ाई करी या उसके जब हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, तब भी हमने एक प्लान बनाया कि किस प्रकार से हमें अपना एक शेड्यूल बनाया कि किस प्रकार से हमें जो है पढ़ना है ताकि हमारे जो है अच्छे मार्क्स आ सकें। उसके बाद जब हम नौकरी की तैयारी करें तब भी एक प्लान वे में काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ताकि हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सके और हम उसके अंतर्गत काम कर सकें। सेम चीज इसी प्रकार से कोई भी देश जब अपना विकास करना चाहता है तो वो अपना विकास तभी कर सकता है जब वो योजनाओं के अंतर्गत काम करे, अपने प्लान्स बनाए, अपनी योजनाएं बनाए और उसके अंतर्गत जो है वो सारे के सारे काम करे। तो अगर हम भारत में पूछा जाए कि भारत में योजनाओं की शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से हुई, तो एक्चुअली ज्यादातर बच्चे एक ही सवाल का जवाब देते हैं इसका कि भारत में योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई, 1951, क्योंकि 1951 से हमने अपने 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत करी। लेकिन एक्चुअली भारत में प्लानिंग की शुरुआत इससे बहुत पहले हो चुकी थी, क्योंकि 1868, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1868 में जो था, दादा भाई नौरोजी ने हमारे सारे डाटा निकाले थे, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, और उसी समय जो भारत की जो है वास्तविकता में शुरुआत मानी जाती है। लेकिन भारत में प्लानिंग की जो वास्तविक शुरुआत मानी जाती है 1934, 1934 में भारत में योजनाओं की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 1934 में एक किताब लिखी गई, द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में योजनागत अर्थव्यवस्था। ये किताब लिखी गई 1934 में। लिखने वाले थे भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर और जिन्होंने भारत में योजनाओं में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी बड़ा योगदान दिया, और जिनका जन्मदिन हम हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। दैट इज एम विश्वेश्वरैया। एक्चुअली पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे, जिनके नाम पर तमिलनाडु में विश्वेश्वरैया डैम भी है, लेकिन इनकी इकोनॉमी में विशेष रूप से रुचि थी और इन्होंने जो थी भारत में सबसे पहले योजनाओं के ऊपर सबसे पहले जो है शुरुआत करी, और योजनाएं जो थी वो यहाँ पर इन्होंने बनाई। तो ये जो थी हमारी योजनाओं की पहली शुरुआत बनी, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। लेकिन 1938 में हम इसमें आगे चले। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था त्रिपुरा में, त्रिपुरा अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का,
जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और उस समय पहली बार कांग्रेस ने भारत में योजनाओं के ऊपर बातचीत करी, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के ऊपर बातचीत करी, और बनाया गया एक आयोग, नाम दिया गया नेशनल प्लानिंग कमीशन। एक आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय योजना आयोग, इसका जो था वो गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया कि भारत में किस प्रकार से आर्थिक विकास किया जाता है, किस प्रकार से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। इसके लिए जो आयोग बनाया गया उसमें पंडित नेहरू को कांग्रेस ने जो था वो उसका अध्यक्ष बना दिया, और 1939 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपी। लेकिन जब ये रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपी गई 1939 में, 1939 में, उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिस कारण से जो ये रिपोर्ट कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की गई इस आयोग के द्वारा, इस पर ज्यादा कुछ कार्यवाही हो नहीं सकी। इसके बाद 1944 में एक ऐसा प्लान आया जो बेसिकली पूंजीवादी प्लान की कॉपी था। प्लान का नाम था बॉम्बे प्लान। एक्चुअली ये दो भागों में आया। पहला जो इसका भाग आया 1944 में आया, और दूसरा जो भाग था इसका 1945 में आया। बॉम्बे प्लान जो था बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये जो था औद्योगिक विकास पर आधारित था, क्योंकि इस प्लान को बनाने वालों का कहना था कि भारत का विकास या किसी भी देश का विकास केवल कृषि पर आधारित रहकर नहीं किया जा सकता। जब तक हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना करें, हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास ना करें, बड़े बड़े प्लांट ना लगाएं, तब तक उस देश का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं। इस प्लान को देने वाले थे 8 उस समय के बड़े बड़े उद्योगपति। उस समय के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उन्होंने ये प्लान दिया था, जिसमें शामिल थे JRD टाटा, जमशेद रतन जी टाटा। इसके साथ शामिल थे पुरुषोत्तम दास। उस समय के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे पुरुषोत्तम दास, GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, या और भी इसमें बड़े सारे व्यक्ति थे, कस्तूरबा भाई लालजी। कुल मिलाकर 8 व्यक्ति थे इसके अंतर्गत, जो उस समय के बड़े बड़े उद्योगपति थे। उन सब लोगों ने मिलकर जो था एक प्लान बनाया, जिसको नाम दिया गया बॉम्बे प्लान, जिसका पार्ट 1 आया 1944 में, और 1945 में इसका दूसरा पार्ट दिया पुरुषोत्तम दास ने, ताकि देश को औद्योगिक क्रांति के द्वारा आगे विकास में किया जा सके। इसके बाद 1944 में ही एक और प्लान आया, इसको नाम दिया गया गांधी योजना। देने वाले थे श्री नारायण अग्रवाल जो थे, इन्होंने जो था ये प्लान बनाया, और इसकी जो रूपरेखा थी महात्मा गांधी ने तैयार की। इसका जो बेस था वो महात्मा गांधी ने बनाया, लेकिन प्लान जो था पूरा किसने दिया? श्री नारायण अग्रवाल ने दिया। इनका कहना था कि भारत कहां बसता है? गांवों में बसता है। भारत का विकास तभी हो सकता है जब गांवों का विकास हो। जब पूरी तरह से गांवों का विकास होगा तभी हमारे देश का पूर्ण विकास हो सकता है। ये आधारित था, गांधी का प्लान था, नेचुरली बात है। तो किस पर आधारित होगा ये था ग्रामीण उद्योग तथा खादी उद्योग। इनका कहना था कि भारत का तभी विकास हो सकता है जब ग्रामीण और खादी उद्योग का विकास हो, क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है पूरी तरह से,
और जब हमारा देश पूरी तरह से गांवों में बसता है तो नेचुरली बात है कि हमारा जो विकास है वो गांवों को और खादी को विकसित करके करेंगे, तो हमारा जो विकास है वो अपने आप ही हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे प्लान आए चले गए, लेकिन इसके बाद एक और प्लान आया 1950 में, नाम दिया गया सर्वोदय प्लान, सर्वोदय योजना। देने वाले थे जयप्रकाश नारायण और इसमें साथ दिया विनोबा भावे ने। जयप्रकाश नारायण एवं विनोबा भावे, इन्होंने जो ये प्लान जो था वो बना कर दिया। इनका कहना था सर्वोदय, यानी कि सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सबका उदय। यानी कि जब भी हम विकास प्रक्रिया करें इस प्रकार से करें कि जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है वहां तक भी विकास पहुंचे, सभी व्यक्तियों का विकास हो। आपने एक योजना का नाम सुना हो गया, अंत्योदय योजना। अंत्योदय का मतलब अंतिम व्यक्ति का भी उदय, यानी कि जब तक पूरे के पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का विकास नहीं होता, विकास संपूर्ण मन नहीं रहता। यानी कि जो योजना है उसके लाभ सब तक पहुंचने चाहिए, तभी ये योजना, कोई भी योजना कार्यरत होती है। इस प्रकार से कई योजनाएं आई और जाती रही, लेकिन भारत में योजनाओं की असली शुरुआत मानी जाती है 15 मार्च 1950। इस दिन भारत की वास्तविक योजनाओं की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया योजना आयोग का गठन, इसका बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ 1952 में, 1952 में स्थापित किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों करी? देखिए, भारत क्या है? एक बहुत ही विशाल देश है। अगर भारत सरकार चाहे तो अकेले दम पर पूरे देश का विकास नहीं कर सकती। अगर हमें विकास करना है तो सिंपल सा एक अर्थ है कि हमें ना केवल राज्यों की मदद चाहिए, बल्कि राज्य अपना विकास करें और उसके साथ साथ केंद्र सरकार जो विकास की मदद वहां तक पहुंचाए उसको भी साथ लेकर काम करें। यानी कि एक प्रकार से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ही किसी देश का विकास कर सकती है। अगर किसी देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य नहीं करती, तब नेचुरली बात है उस देश का विकास संभव हो ही नहीं पाता। इसी उद्देश्य से प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। यह बोला गया कि प्लानिंग कमीशन अपना काम करेगा, राज्य सरकारें अपना काम करेंगी। राज्य सरकारें जो अपनी योजनाएं, अपने कार्य करेंगी, उसकी सूचना वो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग तक पहुंचाएंगी और योजना आयोग उसके आधार पर पूरे देश के लिए योजनाएं का गठन करेगा और उसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर आपस में देश के विकास में योगदान करेंगी, देश का विकास आगे करेंगी। और प्लानिंग कमीशन जो योजना बनाएगा उसको एनडीसी क्या करेगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करेगी, उसको अप्रूव करेगी, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करेगी और उसके अंतर्गत जो है वो काम करेगी। दैट वाज द नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसके साथ साथ क्या योजना आयोग अपने कार्य में सफल हो सका? क्या योजना आयोग के कारण देश का विकास पूर्ण रूप से हुआ? देखिए, अगर हम बात करें योजना आयोग की 1950 से लेकर 1990 तक, 1950 से लेकर 1990 तक, यह माना जाता है कि योजना आयोग अपना कार्य बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ठीक प्रकार से करता रहा, क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक लगभग पूरे देश में एक ही सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार, और अधिकांश राज्यों में भी एक ही सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार।
और यदि किसी राज्य में कोई दूसरी सरकार होती भी थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, जिस कारण से देश का विकास आराम से हो रहा था, कोई समस्या नहीं आ रही थी। योजनाएं जो बन रही थी उसके ऊपर ठीक प्रकार से काम कर रहा जा रहा था। लेकिन यह माना जाता है 1990 के बाद जब हमारे देश में कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई, गठबंधन की सरकारें आई, तब योजना आयोग जो था अपने लक्ष्य से भटक गया और योजना आयोग जो था अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता रहा। लगभग 2000 तक आते आते, सन 2000 तक आते आते जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लगभग ये माना जाने लगा कि जो योजना आयोग है अब एक ये बेकार की चीज हो चुकी है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। और ये माना जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सन 2000 के आसपास, जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लगभग यह निर्णय हो चुका था कि योजना आयोग को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन 2000 में वापस कांग्रेस की सरकार आ गई और 2004 से लेकर 2014 तक भारत में वापस कांग्रेस की सरकार रही, प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। तब योजना आयोग को बंद करने के बारे में जो विचार किया गया था उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन जब मई 2014 में जब हमारे नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तब यह निर्णय लिया गया कि योजना आयोग को लगभग बंद कर दिया जाए। और 15 अगस्त सन 2014 जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लाल किले से अपना भाषण दिया, तब उन्होंने बोला कि हम योजना आयोग को बंद करने जा रहे हैं और योजना आयोग के स्थान पर हम एक नया आयोग लाएंगे, नीति आयोग। और इसी आधार पर 1 जनवरी 2015 प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार एक नया आयोग लेके आई, नाम दिया गया नीति आयोग। एक नया आयोग लाया गया, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि भारत को बदलने का राष्ट्रीय संस्थान। आपने एक नारा भी सुना होगा, बदल रहा है देश, बदल रहा है भारत। वो इसी प्रकार से इसी के अंतर्गत हम मान सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया, जिसको हम एक और नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज थिंक टैंक। इसको जो है थिंक टैंक का जो है नाम दिया गया। थिंक टैंक मतलब एक विचारक संघ, यानी कि जो एक विचार रखेगा कि किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है और उसके अंतर्गत जो है देश का विकास किया जाएगा, दैट इज अंडर नीति आयोग। आगे बढ़ने से पहले हम यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज से समझ लें। याद रखिएगा, चाहे प्लानिंग कमीशन हो, चाहे एनडीसी हो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, या चाहे नीति आयोग हो, ये तीनों के तीनों, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी और नीति आयोग, ये तीनों के तीनों है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि संविधान के अंदर इनका कोई जिक्र नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा बाद में अलग से बनाई गई संस्थाएं हैं जो केवल और केवल है एडवाइजरी बॉडीज, यानी कि सलाहकार संस्थाएं, जिनका कार्य है केंद्र सरकार को सलाह देना और उसके बाद केंद्र सरकार की मर्जी है कि उन योजनाओं के ऊपर अमल करे या ना करे। दैट इज अंडर प्लानिंग कमीशन, एनडीसी एंड नीति आयोग। ये जो तीनों की तीनों संस्थाएं हैं,
चाहे प्लानिंग कमीशन रहा हो, चाहे एनडीसी रहा हो, चाहे नीति आयोग रहा हो, इसमें होते हैं एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उस पद पर बैठेगा, अपने आप ही उसका अध्यक्ष बन जाएगा, चाहे वह पहले प्लानिंग कमीशन एनडीसी हो या अब नीति आयोग हो। कौन होता है इसका पदेन अध्यक्ष? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री। यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, पहले प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष बन जाता था और किसका अध्यक्ष बन जाएगा? नीति आयोग का बन जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1950 में बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष थे और प्लानिंग कमीशन के आखिरी अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी, क्योंकि 1 जनवरी 2015 जब योजना आयोग को बंद किया गया, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जो थे इस पद पर कार्यरत थे। और अगर हम बात करें नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी, जो अभी तक उसके अध्यक्ष हैं 2015 से। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिएगा, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये केवल और केवल गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसमें जो भी चयन, जो भी नियुक्तियां होंगी, प्रधानमंत्री अपने अनुसार करेंगे, जब चाहेंगे उनको हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने की, संसद से मंजूरी लेने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इनमें होते हैं एक डिप्टी चेयरमैन, चाहे पहले प्लानिंग कमीशन रहा हो या अब नीति आयोग हो। इसमें होते हैं एक उपाध्यक्ष, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो समकक्ष होता है किसके? कैबिनेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में आया गया है। कैबिनेट मंत्री, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन पहले, और अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, यानी कि जो भी सुविधाएं डिप्टी चेयरमैन नीति आयोग को मिलती हैं। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में, इसके जो नीति आयोग है, अभी इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? अभी इसके डिप्टी चेयरमैन है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है अभी इसके डिप्टी चेयरमैन है। अगर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, जिनका कार्यकाल 3 साल का पूरा हुआ, तो उसके बाद जो थे राजीव कुमार जो थे वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इसके अलावा जो है इसमें होते हैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो नीति आयोग के सारे कार्यों को एक प्रकार से देखते हैं, उसको मूल रूप से उसके कार्यों को, गतिविधियों को देखरेख करते हैं, तैयार करते हैं। और अभी हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है नीति आयोग के, और वो है अभी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत का जो कार्यकाल था उसको भारत सरकार ने सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। एक्चुअली उनका कार्यकाल जो था अभी समाप्त हो रहा था, लेकिन भारत सरकार ने उसको जो है 2 साल के लिए जो है अभी इनको और आगे बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल। अभी जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है अमिताभ कांत, ये जो अमिताभ कांत है ये 2021 तक जो है इस पद पर कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें होते हैं कुछ परमानेंट मेंबर, जिसका सिलेक्शन, जिसका चयन प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें होते हैं परमानेंट मेंबर्स, स्थायी सदस्य। अभी जो है इसमें 3 परमानेंट मेंबर्स हैं। पहले हैं वी.के. सारस्वत, दूसरे हैं रमेश चंद, और तीसरे हैं डॉक्टर विनोद पॉल।
VK सारस्वत, रमेश चंद और डॉक्टर विनोद पॉल। एक्चुअली 4 होते हैं, लेकिन अभी जो है इसमें भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अंतर्गत जो है 3 सदस्यों को जो है अभी रखा हुआ है। इसके अलावा इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, पदेन सदस्य, यानी कि जैसे ही वो व्यक्ति उस पद पर बैठते हैं अपने आप ही नीति आयोग के सदस्य बन जाते हैं। इसमें 4 होते हैं। पहले होते हैं हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। दूसरे होते हैं इसमें डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तीसरे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और चौथे होते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यानी कि कृषि मंत्री। यानी कि अभी कौन कौन हो गए? हमारे गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह। यानी कि अभी इसके जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं वो है अमित शाह, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो 4 है ये अभी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो नीति आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। अब हम एक बात पर और आते हैं कि जो नीति आयोग है और जो योजना आयोग है उसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या रहा, क्यों आखिर योजना आयोग को बंद किया गया और क्यों नीति आयोग को शुरू किया गया। एक्चुअली अगर हम बात करें योजना आयोग की और नीति आयोग में अंतर की, देखिए योजना आयोग क्या था? योजना आयोग एक ऐसा आयोग था जिसमें राज्य सरकारें अपना डाटा केंद्र सरकार के पास भेजती थी और उसके अंतर्गत जो था वो कार्य होता था। यानी कि यहां पर राज्यों की कोई डायरेक्ट भागीदारी योजना आयोग के अंतर्गत नहीं थी। सारा का सारा काम, सारी की सारी जिम्मेदारी जो थी वो केंद्र सरकार के ऊपर आ जाती थी। केंद्र सरकार उसके अंतर्गत जो थी वो कार्य करती थी। लेकिन नीति आयोग में एक बेसिक डिफरेंस किया गया कि यहां पर जितने भी राज्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उनको इसका सदस्य बना दिया गया। यानी कि अब मुख्यमंत्रियों को या राज्यों को अपना डाटा भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब भी योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग बनाया गया, अब नीति आयोग की जब भी बैठक होगी इसके अंतर्गत सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और अपना डाटा लेके आएंगे और उसके अंतर्गत जो है कार्य किया जाएगा। यानी कि योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग बनाया गया तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस कर दिया गया कि यहां पर राज्यों की डायरेक्ट भागीदारी शामिल कर दी गई, जिससे योजनाओं को बनाने में और उनको इंप्लीमेंट करने में आसानी की जा सके। अगर हम बात करें योजनाओं की, जब 1950 में योजना आयोग का गठन हो गया तब उसके बाद भारत सरकार ने योजनाओं को बनाने की शुरुआत करी और 1951 से 1956 तक बनाई गई हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई 1951 से 1956। और याद रखिएगा हमारी जो योजनाएं हैं उनका जो समय चलता है वो चलता है अप्रैल से मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक जो है हमारी जो योजना है वो काम करती रही। और जब हमने योजना आयोग को बंद किया तब उसके साथ साथ ही हमने पंचवर्षीय योजनाओं को भी विराम दिया और हमारी जो 12वीं योजना थी, 12th जो प्लान था, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई और 31 मार्च 2017 तक चली, वो हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी।
उसके बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को विराम कर दिया। ये थी हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद जब नीति आयोग आया, नीति आयोग ने अलग प्रकार से काम किया। और पढ़ा हो आप लोग कि अभी नीति आयोग ने अपना एक एजेंडा दिया है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग ने बड़े सारे प्लान बनाए हैं। उसने दिया है हमारा अभी एजेंडा @2022, एजेंडा 2022, जो ये बताता है कि 2022 जब हम अपनी आजादी के 75 साल मनाएंगे, हम उस समय किस प्रकार का भारत चाहते हैं, उसके अंतर्गत जो है नीति आयोग काम कर रहा है। इसके अलावा नीति आयोग ने एक 15 साल का प्लान दिया कि 2032 हम किस प्रकार का भारत चाहते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था वहां तक पहले 2022 में किस प्रकार की होगी, फिर 2024 में किस प्रकार की होगी, और फिर 2032 में हमारी जो योजना है वो किस प्रकार की पंचवर्षीय योजना होगी। उसके अंतर्गत जो है नीति आयोग का जो है वो कार्य कर रहा है। तो ये था हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से हमारे देश में योजनाओं की शुरुआत हुई, योजनाएं आई। आई थिंक आपको जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब 1950 में योजना आयोग का गठन कर दिया गया, उसके बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करी। अब हम यहां पर इसका डिस्कस करेंगे हमारी 12 की 12 योजनाएं। याद रखिएगा, ये 12 की 12 योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और लगातार सभी एग्जाम्स में, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट हो, सिविल हो, सेंट्रल हो, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, सभी के सभी एग्जाम्स में इसके ऊपर जो सवाल है वो लगातार पूछे ही जाते हैं। तो यहां पर जो बेसिक चीजें हैं योजनाओं की, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। योजना वाइज जो है हम काम करेंगे, पहली योजना से लेकर हम आगे चलेंगे और धीरे धीरे जो है आगे चलते जाएंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, हमारी जो पहली 5 योजनाएं हैं वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल जो पूछे जाते हैं वो पहली से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर पूछे जाते हैं। उसके बाद सवाल आते हैं लेकिन वो अलग प्रकार से आते हैं, लेकिन पहली 5 योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई। याद रखिएगा, योजनाओं में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वो योजना किसने बनाई, और दूसरा, वो योजना किस पर आधारित थी। हमारी जो पहली योजना थी, इसका जो मॉडल तैयार किया, बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल, दैट इज कॉल्ड हैरोल्ड डॉमर योजना के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी योजना जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें हमने टारगेट रखा, लक्ष्य रखा एग्रीकल्चर, कृषि विकास जो था, हमने इसके अंतर्गत जो है अपना लक्ष्य रखा। क्योंकि उस समय भारत जो था पूरी तरह से कृषि प्रधान देश था और हैरोल्ड डॉमर जो थे ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टडी कर रहे थे और इन्होंने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नजदीक से स्टडी किया था, जिस कारण से हैरोल्ड डॉमर जो थे, इन्हें जो है पहली योजना को जो बनाने का जो काम था वो इनको जो है दिया गया। और यहां पर हमने जो ग्रोथ का जो टारगेट रखा था, विकास का जो हमने लक्ष्य रखा था 2.1%, 2.1%, और ये योजना हमारी सबसे सफलतम योजनाओं में से एक गिनी जाती है, क्योंकि यहां पर हमने जो टारगेट था वो अचीव किया 3.6%। 2.1% का टारगेट रखा गया और हमने जो प्राप्ति की वो की 3.6%। एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो था हमने यहां पर प्राप्त किया, क्योंकि उसके पीछे कारण भी था। क्योंकि लक्ष्य क्या था हमारा? एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि विकास, और
उस दौरान मानसून जो था बहुत अच्छा रहा, फसलें हमारी बहुत अच्छी हुई, जिस कारण से जो भी हमने यहां पर अपने लक्ष्य रखे थे वो लक्ष्य हमने सारे के सारे प्राप्त कर लिए। प्लस इसके अलावा इस योजना में आईआईटीज की भी शुरुआत की गई ताकि हमारे में जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको विकसित किया जा सके। आईआईटीज की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसी पंचवर्षीय योजना में यूजीसी की भी शुरुआत हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन भी इसी के अंतर्गत, ताकि हमारे यहां पर जो हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएट लेवल की जो एजुकेशन है, उसको हम और अधिक विकसित कर सकें। इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल डैम और तमिलनाडु में मेतूर डैम इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई। भाखड़ा नांगल बांध और साथ साथ मैतूर बांध इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो था, इसके ऊपर कार्य हुआ। एक बहुत ही सफलतम योजना के अंतर्गत जो है ये मानी जाती है। ये हमारी सफलतम योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड 5-ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। प्रधानमंत्री अभी भी थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने जब ये योजना के ऊपर कार्य शुरू किया, जब उन्होंने इसका विचार किया, तो उन्होंने बोला कि जब हमने कृषि को अपनाया तो पूरी तरह से सफल रहे और कृषि हमारा मूल आधार है, लेकिन हम केवल कृषि पर ही आधारित होकर नहीं रह सकते, हमें और चीजों को भी विकसित करना पड़ेगा। इसीलिए इस योजना को जब बनाने की बात की गई तो हमने यहां पर कृषि से अलग हटकर कुछ काम करने का प्रयास किया और इसका जो मॉडल तैयार किया गया, ये आज तक का सबसे प्रसिद्ध मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसने भारत में माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। इसको हम नाम देते हैं महानालोबिस प्लान। योजना के नाम से ये योजना जो है वो जानी जाती है। कौन है ये महानालोबिस? महानालोबिस को आप जानते ही होंगे, इनका पूरा नाम है पीसी महानालोबिस। इनका जो पूर्ण नाम है पीसी महानालोबिस, जिन्होंने भारत में गणनाओं की नींव रखी। और नाम से होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को निर्मित करने वाले, बनाने वाले पीसी महानालोबिस, जिनका जन्मदिन हम 29 जून को हर साल मनाते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। याद रखिएगा, जो पीसी महानालोबिस है, इनका जो जन्मदिन आता है 29 जून, हम दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्हें भारत में सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। और यहां पर उन्होंने जो टारगेट रखा, लक्ष्य रखा, वो रखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास जो था उन्होंने जो था इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा। उनका कहना था कि कभी भी कोई भी देश जो विकास करेगा वो औद्योगिक क्रांति के आधार पर ही करेगा। जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी, लोगों का उद्योग में विकास नहीं, क्योंकि उद्योगों का विकास होगा तो क्या होगा, रोजगार के अवसर जनरेट होंगे, जीडीपी बढ़ेगा, विकास प्रक्रिया बढ़ेगी। तो दैट इज द रीजन, उनका मानना था कि उद्योगों का विकास कीजिए, देश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। और इस योजना में शुरुआत जो हुई बहुत ही बढ़िया रही। 1956 LIC ऑफ इंडिया,
LIC की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसी पंचवर्षीय योजना में 15 सितंबर 1959 को भारत में हुआ फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट। पहला टीवी प्रसारण इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया 15 सितंबर 1959 को, यानी कि जिसको आप सिंपल सी भाषा में नाम देते हैं दूरदर्शन, जो था इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। इसी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट्स की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। आपको पता ही है भिलाई हमने बनाया किसकी मदद से? रशिया की मदद से, रूस की मदद से हमने भिलाई प्लांट बनाया। दुर्गापुर जो बनाया वो ब्रिटेन की मदद से बनाया और राउरकेला जो था उस समय होता था वेस्ट जर्मनी, पश्चिम जर्मनी। अब तो खैर दोनों एक साथ हो गए, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, अब पश्चिम जर्मनी। अब तो आपको पता ही होगा कि जो पश्चिमी जर्मनी है और जो पूर्वी जर्मनी आपस में इकट्ठे हो गए और अब एक एकीकृत जर्मनी बन चुके हैं, लेकिन उस समय जो थे अलग अलग होते थे। और पश्चिम जर्मनी ने जो था राउरकेला स्टील प्लांट को जो था खोलने में जो थी हमारी मदद करी थी। इसी पंचवर्षीय योजना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना है इसी पंचवर्षीय योजना में हुई और इसी पंचवर्षीय योजना में एटॉमिक एनर्जी सेंटर की भी शुरुआत हुई, परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये सब के सब जो थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आए। लेकिन यहां पर एक समस्या रही कि यहां पर हमने जो ग्रोथ का टारगेट रखा था, हमने जो विकास का लक्ष्य रखा था वो हमने रखा था 4.6%, 4.6%, लेकिन हम केवल अचीव कर पाए और हम केवल प्राप्त कर गए 4.27%, यानी कि हम इसको पूरा का पूरा जो था लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन इस दौरान हमने बहुत से काम किए जिससे हमारा जो विकास प्रक्रिया थी बहुत तेजी से जो थी वो चलती रही। ये थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो थे कार्य हुए। इसके बाद हम आते हैं हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5-ईयर प्लान। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक रही? 1961 से 1966 तक रही। इस योजना को बनाने वाले थे, इसका जो मॉडल तैयार किया वो तैयार किया एस चक्रवर्ती ने, जो था इसका मॉडल तैयार किया। और यहां पर हमने टारगेट चेंज किया था और टारगेट हमने रखा यहां पर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हमने इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा। यानी कि हमें पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उसके साथ जो है हम आगे जो है और कार्य करेंगे। यह था हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य। लेकिन यह योजना मानी जाती है हमारी सबसे विफलतम योजना और एकमात्र ऐसी योजना जिसे भारत सरकार ने विफल घोषित किया। ओनली प्लान विच वॉज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी पूर्ण रूप से एक विफल योजना, क्योंकि इस दौरान हमने पहले तो 2 युद्ध लड़े। 1962 इंडो चाइना वार, भारत चाइना युद्ध, और 1965
इंडो पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध, 3 सालों में 2 युद्ध। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी युद्ध होता है, युद्ध चाहे हम जीते चाहे हम युद्ध हारे, एक चीज हमेशा के लिए हारती है, दैट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो जाती है और यही इसके साथ भी हुआ। यहां पर हमने अपना ग्रोथ रेट टारगेट रखा था, हमने विकास का लक्ष्य रखा था 5.6% और हमने कितना अचीव किया, और हमने प्राप्त किया केवल 2.6%, यानी कि लक्ष्य से भी बहुत ज्यादा नीचे चले गए। ना केवल ऐसा हुआ बल्कि यहां पर एक और चीज भी हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ बिकेम नेगेटिव। कृषि विकास दर ऋणात्मक हो गई। कृषि विकास दर जो थी वो ऋणात्मक हो गई, यानी कि जितना उत्पादन हम कृषि में पहले कर रहे थे, हम कृषि में उससे भी पीछे चले गए। स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि 2 तो हमने युद्ध लड़े, फिर 1964-65 आया था सूखा, ड्रॉट, सूखा, और यह माना जाता है यह पिछले 100 सालों का सबसे भयानक सूखा था, जिसने हमारी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब कर दी। इसी दौरान 1963-64 में ऑयल क्राइसिस, तेल संकट आया, जिससे हमारी स्थितियां जो थी वो और ज्यादा खराब होती चली गई। क्योंकि आपको पता होगा 1960 में 1960 एक संस्था बनाई गई थी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिस कारण से अमेरिका के बीच और इन देशों के बीच, जो तेल निर्यातक देश थे, इन देशों के बीच जो थे वो काफी विवाद रहे, जिससे जो तेल के जो दाम थे अनिश्चित रूप से बहुत ही तेजी से बढ़ते चले गए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो नीचे की तरफ चलती चली गई। इसके अलावा हमने इस दौरान अपने 2 प्रधानमंत्री खोए, पहले जवाहरलाल नेहरू, बाद में लाल बहादुर शास्त्री, और इस योजना का अंत आते आते प्रधानमंत्री बन चुकी थी इंदिरा गांधी। और हमारी जो महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन, जो हमारी महंगाई दर थी, जिसको आप बोलते हैं मुद्रास्फीति जो थी, वो पहुंच गई थी 26% तक, 26% तक। अभी कितनी है? लगभग 3.5 के आसपास है, तब पहुंच गई थी लगभग 26% के आसपास। यानी कि जो वस्तुओं के दाम थे बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। और यहां पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा गांधी ने बोला कि अभी हमारी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है, हम इस स्थिति में नहीं है कि हम योजनाओं को आगे चला सकें, इसीलिए हम कुछ समय के लिए योजनाओं को विराम देंगे और उसके बाद जो है हम योजनाओं को दोबारा से चालू करेंगे। दैट इज द रीजन 1966 से 1969 हमने दिया प्लान हॉलीडे, योजनावकाश। हमने योजनाओं को कुछ समय के लिए हमने विराम दिया और यहां पर हमने 3 साल कुछ छोटी छोटी योजनाएं चलाई, जिससे हमारी स्थिति जो थी वापस सुधरी और हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी वापस पटरी पर आई।